नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो उत्तराखंड पुलिस 2022 का मॉडल पेपर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो जो यहाँ पर कथन दिया गया है, तो यहाँ पर है उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो जो ये रेखांकित शब्द है अतिशयोक्ति, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसकी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अतिशयोक्ति ये शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो जो ब्रजबुली है, तो ब्रजबुली नाम से क्या यहाँ पर जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के लिए हमने 10 मॉडल पेपर बना रखे हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। तो यूकेपीएससी के सिलेबस के अनुसार 10 मॉडल पेपर बने हैं उत्तराखंड पुलिस 2022 के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है, ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है सौरसेनी से। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो हिंदी खड़ी बोली है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुरासा शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुरासा शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है दुह प्लस आशा। तो जो ये सी वाला ऑप्शन है, तो ये दुरासा का संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दुह प्लस आशा है, तो ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। तो इस शब्द में क्या है, विसर्ग संधि हो रही है। दुह प्लस आशा, दुरासा, तो ये विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिय का तद्भव शब्द है। तो प्रिय अपने आप में तत्सम शब्द है, और पूछा गया है कि जो प्रिय है इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो प्रिय का तद्भव शब्द है पिया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मरकट का पर्यायवाची है। तो जो मरकट है, तो मरकट किसके लिए प्रयुक्त किया गया, प्रयुक्त होता है? तो मरकट होता है बंदर के लिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मरकट यहाँ पर बंदर के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आपको देखना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है इस मॉडल पेपर में, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है इस उत्तराखंड पुलिस 2022 के मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो जो समाचार लेखन होता है, इसमें किस शैली का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग। अब देखो, जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इसको सबसे फर्स्ट में हेडिंग ऊपर लिखी जाती है, और उसके बाद जो घटते क्रम में है अन्य जो तथ्य होते हैं, इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो हेडिंग आती है मेन, तो उल्टा पिरामिड शैली इस तरीके से समाचार लेखन की एक शैली है। तो उल्टा पिरामिड शैली से ये क्या है, समाचार लेखन प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो ये तीनों सा हो गए, सा और शा, और एक हो गए इसमें हा। तो ये आपके हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विराट का विलोम शब्द है। तो जो विराट है, विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विराट का हो जाएगा क्षुद्र। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो जो आपका बंटी है, ये किसका उपन्यास है? तो ये है आपका मन्नू भंडारी का उपन्यास। तो मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो जो शशक है, तो शशक का पर्यायवाची क्या है? तो शशक का पर्यायवाची है खरगोश। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो खरगोश शशक का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोले बालक ने
क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगाती। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो यहां पर विशेष्य बोला गया है। सबसे पहले विशेष्य जान लेते हैं। तो विशेष्य क्या होता है? जिसमें क्या है, जिस आप अगर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अगर बताई जाती है तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं आप? विशेष्य बोलते हैं। अब देखो जैसे यहां पर है, यहां पर क्या बोला है, कितने विशेष्य हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए, भोले बालक, बालक की विशेषता कौन बता रहा है? भोले। क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता क्या है? क्रूर बता रहा है। कठोर हृदय, तो हृदय की विशेषता कठोर बताई जा रही है। और कोमल भावना, और भावना की विशेषता यहाँ पर क्या है? कोमल बताई जा रही है। तो जो इसमें जो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पे सभी संज्ञाएं दे रखी है। जो ये संज्ञा या सर्वनाम होंगी ये विशेष हो जाएंगे, जैसे जिनकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे किसकी विशेषता बता रही है? बालक, एक विशेषीय हो गया। डाकू, दूसरी विशेषता इसकी बताई जा रही है, क्रूर है, दूसरा विशेषीय हो गया। तीसरा आपका हृदय है, हृदय की विशेषता कठोर है। और चौथी है भावना, भावना की विशेषता क्या है? कोमल है। तो ये चार क्या है आपके पास? विशेष्य है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची देखिए, अश्व भी है, सैंधव भी है, घोटक भी है। तो यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो डी ही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अब यातुधान किसका पर्यायवाची है? तो राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। ठीक है, तो यातुधान जो है वो राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो जो खड़ी बोली हिंदी है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कौरवी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो खड़ी खड़ी जो बोली है हिंदी, तो इसका अन्य नाम है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनिमय करके गिरिकंदरा कलित कानन केलि निकुंज को। तो ध्वनिमय करके गिरिकंदरा कलित कानन केलि निकुंज को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहां पर का की शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? अनुप्रास है। तो अनुप्रास के भी काफी सारे भेद होते हैं। तो इसमें जो ये है आपका वृत्यानुप्रास। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी का हमने चयन करना है। तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, पर, हाँ, तो बी वाला हो जाएगा प्रतिष्ठा। ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण बताना है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो अगर कोई क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह एक सप्ताह बाद आया, यह आपके पास प्रश्न पूछा गया है। तो देखो यहां पर क्या हुआ? आया, लेकिन क्या आया? एक सप्ताह बाद। तो यहां पर जो बाद है ये आपके पास क्रिया विशेषण, ये आपके पास क्रिया विशेषण शब्द है। वो आया लेकिन बाद में आया, तो यहां पर इसकी विशेषता इस तरीके से बताई जा रही है। तो जो बाद शब्द है वो आपके पास क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 के पास है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? तो स्त्रीलिंग का इसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए यहां पर क्या है छात्र, हाँ, तो जीवन, जीवन स्त्रीलिंग का नहीं है। तो जीवन आपका क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग है। जैसे मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन अच्छी चल रहा है, ये नहीं हो जाएगा। मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। छात्रा, पृथ्वी और वातु, ये तो आपकी स्त्रीलिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह नौकर नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो वह इसमें
सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो आगे पास वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए ये अपने आप में सर्वनाम है वह, लेकिन ये संज्ञा से पहले आ रहा नौकर, और ये क्या हो रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं नौकर, लेकिन कौन सा, वह नौकर। तो वह नौकर नहीं आया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से संयुक्त स्वर है। तो यहां पर पूछा गया है संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें? तो इसमें आगे पास ए आपका संयुक्त स्वर है। अब देखिए संयुक्त स्वर ए क्या है, ए किस किस से मिलके बना है? तो आ प्लस ई, इन दो स्वरों से मिलके बना है ए। तो ये आपका संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर कौन सा है? जैसे ए हो गया, आई हो गया, और ओ और औ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, संयुक्त स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? तो प्रताप शाह ने की थी। तो प्रताप शाह ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था, और इसने 1883 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, और जिसका नाम था प्रताप जूनियर हाई स्कूल। तो प्रताप जूनियर हाई स्कूल इसका नाम था। तो जो प्रताप शाह है इसने 1883 में प्रताप जूनियर हाई स्कूल स्कूल खोला था, जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता, अंग्रेजी मीडियम का था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचशाला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कराया? तो जो पंचशाला भूमि बंदोबस्त है ये किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन, ट्रेल ने। तो जो पंचशाला भूमि बंदोबस्त है ये ट्रेल ने कराया था। और ये कब कराया था? 1823 में। तो 1823 में ट्रेल ने पंचशाला भूमि बंदोबस्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हल्द्वानी शहर किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा बनाया बसाया गया? तो जो हल्द्वानी शहर है वो किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा बसाया गया? तो ये बसाया गया था, ये भी आपका ट्रेल ने ही बसाया था। तो जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है, जी ट्रेल, तो इन्होंने हल्द्वानी शहर बसाया था। तो हल्द्वानी शहर, पहले जो हल्द्वानी है वो किस नाम से जाना जाता? हल्दूवानी के नाम से। तो हल्दूवानी के नाम से जाना जाता, और इन्होंने इसका नाम रखा था हल्द्वानी रखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, चमोली के रैणी गांव में हिमस्खलन टूटने पर ऋषिगंगा पर बाढ़ कब आई? तो जो चमोली का रैणी गांव है इसमें जब हिमस्खलन टूटा और वहां से ऋषिगंगा पर बाढ़ आई, तो ये कब आई थी? तो ये अभी हाल ही में आई थी, मतलब पिछले साल 7 फरवरी 2021। तो वहां पर ऋषिगंगा पर क्या है, बाढ़ आई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोरखा शासन में ढाकचा का संबंध है। तो जो गोरखा शासन है इसमें ढाकचा का संबंध किससे है? तो ये है आपके पास सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था में है ढाकचा शब्द का वहां पर प्रयुक्त होता है, तो ढाकचा का संबंध है सैन्य व्यवस्था। अब देखिए जो यहाँ पर इसकी सैन्य व्यवस्था थी, तो दो प्रकार की इनकी सैन्य व्यवस्था थी, एक आपकी स्थायी और दूसरी अस्थायी। तो जो स्थायी थी वो कहलाई जाती थी जागचा के नाम से, और जो अस्थायी थी वो आपकी ढाकचा के नाम से कही जाती थी। तो इसलिए जो ढाकचा का संबंध है ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है गोरखा शासन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाली पास दर्रा स्थित है। तो जो बाली पास दर्रा है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका हर की दून घाटी व यमुनोत्री को जोड़ता है बाली पास दर्रा। तो हर की जो दून घाटी है और यमुनोत्री है, इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा है बाली पास दर्रा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक था। तो जो भोटिया हैं और तिब्बती हैं इन पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक कौन सा था? तो ये था आपके पास बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने सिरती कर लगाया था, भोटियों और तिब्बतियों के जो व्यापारी होते थे इन पर सिरती कर लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 28 है,
थारू जनजाति में गौना चाला रस्म है। तो गौना चाला रस्म थारू जनजाति में क्या है? तो थारू जनजाति में जो गौना चाला रस्म यह है, जब लड़की का पति के घर में स्थायी रूप से रहना होता है। तो जब लड़की पति के घर में स्थायी रूप से चले जाती है तो इस रस्म को बोला जाता है गौना चाला रस्म। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मुकुंदी लाल ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मुकुंदी लाल ने 1926 में कहां पर? गनियातोली। तो गनियातोली में, अब देखिए गनियातोली कहाँ है? रानीखेत में। तो मुकुंदी जो लाल है 1926 में गनियातोली जो कि रानीखेत में है, यहां पर कुमाऊं परिषद की अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निर्बल सेवक समाचार पत्र था। तो जो निर्बल सेवक समाचार पत्र है ये किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो ये था आपका साप्ताहिक समाचार पत्र। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मढ़ सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मढ़ सूर्य मंदिर है ये है डीडी हाट में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मढ़ सूर्य मंदिर डीडी हाट में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया था आपका पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल, इन दोनों को ही। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल दोनों को ही ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में जो काशीपुर उधम सिंह नगर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब की बीच आती है? 2007 से लेके और 2012। इस टाइम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और जो ये संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। तो 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जो हर की दून है इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है पुरौला को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो जो कालसी अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने। तो जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की थी। कब की थी? 1860 में। तो 1860 में जो जॉन फॉरेस्ट थे इन्होंने कालसी अभिलेख की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो जो अंतिम बिंदु नहीं है, तो देखिए काठगोदाम अंतिम बिंदु है, देहरादून भी हो गया, कोटद्वार भी हो गए, तीनों की तीनों क्या अंतिम बिंदु है। जो लक्सर है ये आपका अंतिम बिंदु नहीं है रेल यातायात का। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोटिया लोग भोटिया लोग जो पुरुष हैं ये घुटनों तक पहने जाने वाला कोट परिधान पहनते हैं। तो वो परिधान क्या कहलाता है? जो कि घुटनों तक आता है पुरुषों का, इसको कहा जाता है रंगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रंगा कहा जाता है इस परिधान को जो कोट टाइप का होता है और पुरुषों के घुटनों तक ये आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आश्रयों व परियों का देश कहा जाता है। तो जो आश्रय और परियां होती हैं तो इनका देश किसे कहा जाता है? तो खैंट पर्वत को कहा जाता है आश्रयों व परियों का देश। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ है? तो जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है ये कहाँ है? तो ये आपका है मसूरी में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि कार्य हेतु विकलांग पुरुष एवं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जो
कृषि कार्य हेतु जो विकलांग पुरुष और महिला होते हैं, तो राज्य सरकार इनके लिए कौन सी योजना चला रही है? तो राज्य सरकार चला रही है इनके लिए तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है, तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2014 को। तो 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 41 है, डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण करने वाला चंद शासक था। तो जो डोटी नरेश है, तो इनकी जो शीतकालीन राजधानी है जुराइल दीपाइल, इस पर आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन सा था? तो चंद शासक था, इसका नाम है उद्योत चंद। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म आपको चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए, जो तुमड़िया बांध है, तो तुमड़िया बांध कहाँ है? ये आगे पास है, ये है काशी में है, काशीपुर में, काशी में नहीं, काशीपुर में। और किस नदी पर है ये? पीखा नदी पर। तो पीखा नदी पर है तुमड़िया बांध। जो लोहरी नाग परियोजना है, ये कहाँ है? तो देखिए, यही आपका सहयोग में भागीरथी में। तो ये आपका भागीरथी में है, भागीरथी। और कहां पर? उत्तरकाशी में। और जो किसाऊ परियोजना है, ये कहां पर आपकी? टोंस नदी पर। तो किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर है, कहां पर? देहरादून में। और जो चीला परियोजना है, ये है गंगा नदी पर। तो ये आपकी है गंगा नदी पर है। और कहां पर है ये? कौन से जिले में है? तो पौड़ी जिले में है। तो पौड़ी जिले में गंगा नदी पर। तुमड़िया बांध काशीपुर में पीखा नदी पर है। लोहरी नाग परियोजना हो गई भागीरथी नदी पर, ये उत्तरकाशी में है। और किसाऊ परियोजना टोंस नदी में है, देहरादून जनपद में है। और चिला परियोजना गंगा नदी पर है और पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रसिद्ध सिमलगढ़ का किला स्थित है। तो जो प्रसिद्ध सिमलगढ़ है, इसका किला कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। तो जो सिमलगढ़ का किला है, वो पिथौरागढ़ में है। और इसे किसने बनाया था? तो गोरखाओं ने इसे बनाया था। तो गोरखा शासन में गोरखाओं ने बनाया था सिमलगढ़ का किला। और अंग्रेजों ने इसका नाम बाद में क्या रख दिया? लंदन फोर्ट। तो लंदन फोर्ट अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया था बाद में। तो पिथौरागढ़ में है सिमलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की? तो जो चंपावत है, इसकी स्थापना किस चंद शासक ने की थी? सही जवाब आपका सोमचंद। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो सोमचंद है, इसने चंपावत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो पूछा गया है कि जो यमुना नदी है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? सही जवाब है सूरीधार। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सूरीधार बांध जो है ये यमुना नदी पर है। अगर बात करें कोठार बांध, तो कोठार बांध है कोसी नदी पर। तो कोसी नदी पर है कोठार बांध, देहरादून में, क्या बोलते इसका अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में क्या है? कोसी नदी पर है कोठार बांध। जो कालागढ़ बांध है, जिसे कि रामगंगा बांध से के नाम से भी जाना जाता है। तो रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी रामगंगा पर यह है। किसाऊ बांध, ये आपका टोंस नदी पर है। तो कोठार बांध है कोसी नदी पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है और पश्चिमी रामगंगा नदी पर, और किसाऊ बांध आपका टोंस नदी पर हो गया। और जो सूरीधार बांध है, ये आपका यमुना नदी पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो जो हिमालयन मेगा फूड पार्क है, ये कहाँ है? तो ये आपका काशीपुर में है। तो उधम सिंह नगर काशीपुर में है हिमालयन मेगा फूड पार्क। अब देखिए, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है अभी 2 मेगा फूड पार्क। कौन कौन से हैं? पहला हो गया पतंजलि खाद्य हर्बल उद्यान हरिद्वार में। ठीक है, तो पतंजलि जो खाद्य हर्बल उद्यान है हरिद्वार में। और दूसरा ये हो गया हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये कहाँ है? काशीपुर उधम सिंह नगर में।
क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 2002 में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन 2002 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहां पर होता है? तो जो रामगंगा नदी और गयास नदी है, इसका संबंध कहां पर होता है? तो इसका संबंध होता है भिंकिया सैंड में। तो भिंकिया सैंड में रामगंगा नदी और गयास नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसानों पर तकावी ऋण लगाने वाला गोरखा सूबेदार था? तो कौन सा गोरखा सूबेदार था जिसने किसानों पर तकावी ऋण लगाया? तो यह था आपका हस्तिदल चौतरिया। तो हस्तिदल चौतरिया जिसने किसानों पर तकावी ऋण लगाया, और ये आपका एक गोरखा सूबेदार था, हस्तिदल चौतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया? तो जो बालेश्वर मंदिर है, इसे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित कब किया गया? तो इसे किया गया था 1952 में। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है। 1952 में जो बालेश्वर मंदिर है, इन्हें राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है? तो जो उत्तराखंड का वेनिस है, ये किसे कहा जाता है? तो देहरादून को। सी ऑप्शन। तो देहरादून को कहा जाता है उत्तराखंड का वेनिस। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैतरणी कुंड कहाँ है? तो जो वैतरणी कुंड है, ये कौन से स्थान पर है? तो वैतरणी कुंड है आपका गोपेश्वर। तो गोपेश्वर चमोली में वैतरणी कुंड है। क्वेश्चन नंबर 53 है, डोली सेवा योजना का संबंध निम्न में से किस योजना से है? तो जो डोली सेवा योजना है, इसका संबंध किस योजना से है? तो इसका संबंध है आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना है, इसका संबंध किससे है? डोली सेवा योजना से है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो क्या हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो इसकी इकाई कौन से स्थान पर है? तो ये आपका रानीबाग नैनीताल में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो जो उत्तराखंड जल संस्थान है, इसकी स्थापना हो गई थी 2002 में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो जो श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री शालिग्राम वैष्णव। तो श्री शालिग्राम जो वैष्णव है, ये श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो अच्छा, ये क्वेश्चन तो शायद दोबारा आ गया। तो बागजी बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर। तो बी और सी दोनों। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड एनआईटी श्रीनगर के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जो एनआईटी श्रीनगर है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रोफेसर ललित अवस्थी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो जो उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री है, वो कौन है? तो वो होंगे आपके जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देश का जो पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान है, इसे कहां विकसित किया जाएगा या कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरिद्वार में। तो हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा वेद है जो वेदयत्री का वेदत्रयी, वेदयत्री वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो कौन सा है ये? अथर्ववेद। तो जो लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद,
ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो जो सोपान कृषि होती है ये कहाँ पर की जाती है? तो सोपान कृषि की जाती है आपकी पहाड़ों के ढलान पर। तो सोपान कृषि पहाड़ों की ढलान पर की जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो वो कौन सा है? तो आपके पास राज्यों की विधानसभाएं। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं ये तो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, लेकिन महाभियोग में केवल जो संसद है वही भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या जो प्रोत्साहन देना, किसको बढ़ावा देना है? क्वेश्चन क्या है कि जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो इनको अगर प्रोत्साहन देते हैं तो इससे किसे बढ़ावा मिलता है? तो इससे बढ़ावा मिलता है निजीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को और वैश्वीकरण नीति को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है वो आपके पास जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। अधिक जो जलोढ़ मृदा है तो ये कहाँ से आती है? तो ये नदियों द्वारा जमा किया गया जो गाद होता है इसके कारण बनती है। तो नदियों द्वारा जमा किया गया गाद के कारण बनती है जलोढ़ मृदा, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो कौन सा अभिलेख ये बताता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है ये पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये बताता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये साबित करता है कि जो चंद्रगुप्त है इसका प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में, तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसके संदर्भ में जो ओटीई है इसका मतलब क्या है? तो ओटीई, ओटीई का मतलब है ओशियन थर्मल और एनर्जी। तो ओशियन थर्मल एनर्जी, तो ओशियन थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा? ओटीई की फुल फॉर्म या ओटीई का मतलब यही हो गया। ओशन थर्मल एनर्जी बोल तो समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 और सूची 2 को यहां पर मिलाना है। तो सूची 1 में है शासक और सूची 2 में है यहां पर मकबरे। तो यहां पर सही करना है, मिलान करके बताना है कि कौन से इसमें सही है। देखिए, जो बाबर है तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये काबुल में है। और हुमायूं का कहाँ है? तो हुमायूं का आपका दिल्ली में है। अकबर का कहाँ है? तो अकबर का है सिकंदरा में। और जहांगीर का है लाहौर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 2 हो गया, बी का आपका 1 हो गया। हाँ, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये मिलान चिन्ह करने हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अगर हम मूल्य ह्रास घटाते हैं तो आपके पास क्या बचता है? तो आपके पास बच जाता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो बी वाला ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो सुब्रतो कप है ये किस से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल में दिया जाता है सुब्रतो कप। अब देखिए, सुब्रतो कप है तो जो इस कप का नाम भारतीय वायुसेना के जो एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी, तो इनके नाम पर जो सुब्रतो मुखर्जी हैं इनके नाम पर इस कप का जो ये कप है ये दिया जाता है फुटबॉल में, सुब्रतो मुखर्जी।
ये क्या थे? भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल। क्वेश्चन नंबर 72 है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो जो उकाई परियोजना है ये आपकी किस नदी पर है? तो ये है गुजरात में ताप्ती, ताप्ती नदी पर। तो गुजरात में जो ताप्ती नदी है इस पर है उकाई परियोजना। ठीक है, तो गुजरात के सूरत जिले में है ताप्ती नदी और वह उस पर है ये उकाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, तो इनके जीवन से संबंधित कौन नहीं है? अब देखिए, कंथक की अगर बात करें तो कंथक कौन था? तो ये बुद्ध का क्या था? घोड़ा था। तो बुद्ध का ये अश्व था। कौन? कंथक। और दूसरा है आलार कलाम। तो आलार कलाम था, ये बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक थे। ठीक है। और जो चन्ना है तो ये इनका सारथी था। जब तक ये बुद्ध नहीं बने थे तब तक ये इनका सारथी था, और बनने के बाद ये इनके शिष्य रहे, एक भिक्षु बने थे। तो ये भी इन्हीं के टाइम के हैं। बात करें अगर गौसाल मस्करी पुत्र, तो देखिए इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है मखली गौसाल। तो जो गौसाल मस्करी पुत्र है इनका दूसरा नाम है मखली गौसाल। और ये क्या है? ये बुद्ध के समय नहीं थे। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक दार्शनिक है। और ये जो आजीवक संप्रदाय थे, कौन सा संप्रदाय? आजीवक। आजीवक संप्रदाय था, उसके संस्थापक हैं। और आजीवक संप्रदाय कौन था? ये एक नास्तिकवादी संप्रदाय था। तो जो ईश्वर को नहीं मानने वाले थे ये लोग, तो इस टाइप के एक संप्रदाय था। तो उसका ये संस्थापक था मकली गोसाल या गोसाल मस्करी पुत्र। तो इनमें जो ये है फोर्थ वाला ऑप्शन, ये जो बुद्ध है इनके जीवन से संबंध नहीं है। तो केवल केवल फोर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपस्फीति एक स्थिति है जिसमें, तो अपस्फीति जैसे मुद्रा स्फीति होती है वैसी अपस्फीति है। और इसमें क्या होता है? जो मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मुद्रा का मूल्य क्या है? इसमें बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 76 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो लोकसभा है इसके प्रथम उपाध्यक्ष, तो इनका नाम है अनंत सैनम आयंगर। तो अनंत सैनम आयंगर है, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, ईश्वरदास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? तो जो ईश्वरदास नागर थे तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा फुतुहात ए आलमगिरी। तो ईश्वरदास नागर है, इन्होंने फुतुहात ए आलमगिरी नाम की पुस्तक लिखी है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिमुक, तो सिमुक ने किस कर्ण सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो जो सिमुक था इसने किस कर्ण सम्राट की हत्या कर जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसको मार के हुई थी? सुशर्मा को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मौलिक अधिकार क्या है? तो जो मौलिक अधिकार है वो कैसे हैं? तो वो है वाद योग्य। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध थे? तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम ये हो जाता 164।
1:64 का ये अनुपात था चांदी के रुपए और तांबे के दाम में। क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो इसमें कौन सा विकास मॉडल प्रस्तुत किया गया था? तो महालनोबिस मॉडल। तो जो जो महालनोबिस मॉडल है, हाँ, महालनोबिस मॉडल है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने ही, जिनके नाम पे है ये, तो महालनोबिस मॉडल, इन्होंने ही इसे प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी, एनआईसी बोले तो नेशनल यूनिट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो नेशनल यूनिट काउंसिल है एनआईसी, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोबारा से इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है? तो जो भारत का संविधान है उसमें जो ये शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवादी, इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो सही क्रम है इसका तो पहला ही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग। ठीक है, जो आपका उद्देशिका है उसमें क्या है, सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और लास्ट में आता है समाजवादी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? ये आपका अनुच्छेद 148। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 148, इसमें भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है? तो ऋणात्मक वृद्धि किसने प्रदर्शित की है, कौन सी पंचवर्षीय योजना वो थी? तो ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि की है। अब देखो ये कौन सी थी? तो ये सभी जो अभी तक की जो सभी पंचवर्षीय योजना है तो सबसे असफल मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 66 के बीच आई थी। इस टाइम ये लागू हुई थी और सबसे असफलता का जो कारण है, तो सबसे पहले देश में उस टाइम भयंकर क्या आया था, सूखा पड़ा था। एक तो सूखा पड़ा था, एक कारण ये, दूसरा है युद्ध। इस बीच क्या हुआ, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ क्या है, युद्ध लड़े गए। तो 1961 से 66 के बीच ये दोनों युद्ध हुए थे और दूसरा सूखा पड़ा था, तो इसलिए इसमें इस टाइम क्या है, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी और सबसे ये असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो ये किया भारत ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी जो चिनाब ब्रिज है के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कब किया गया है? तो कब किया गया है, जो चिनाब ब्रिज है इसके गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कब किया गया है? तो 13 अगस्त 2022। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपके पास गोवा। तो 100% हर घर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। क्वेश्चन नंबर 91 है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये किसको मिला? तो ये मिला आपका क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिग, तो दोनों को ही। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 92 है,
अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 है, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 4 अप्रैल को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? तो ये है आपके पास कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 है, डीवीडी इनमें से क्या है? तो डीवीडी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, तो अब यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन है कुछ, कि सूर्यास्त से पहले दो व्यक्ति अमन और नीरज क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि अमन की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है तो नीरज किस दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है? तो चलिए मान लेते पहले दिशा लगा लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, और ये हो गया आपके पास साउथ। ये ईस्ट और वेस्ट। अभी क्या बोल रहा है, यदि सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का मतलब है कि सूर्य आपका इधर है, यहाँ अब जाने वाला है पहाड़ों के पीछे। तो लास्ट बचा है सूर्यास्त होने वाला है। अब देखिए यहां से, अब ये क्या बोल रहा है, सूर्यास्त से पहले दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं। अमन और नीरज अब कैसे बैठे ये पता नहीं, बस इतना पता है कि आमने सामने बैठे हैं। यदि अमन की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, अमन की परछाई, अब देखिए यहां से अगर अब देखो ये तो इधर ही है कहीं, सूर्य की रोशनी अगर यहां से पड़ रही है तो परछाई इधर ही है। ठीक है, तो अमन अमन के बाएं तरफ होनी चाहिए परछाई। तो अमन कहाँ बैठेगा, या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। तो अमन का बायां है इधर, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो इधर पड़ेगी बायां, और परछाई भी यहाँ है। अगर वो इधर बैठता है तो परछाई तो दाएं पड़ रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो परछाई पड़नी चाहिए बाएं। तो कुल मिला के अमन को होना होगा इधर, और नीरज को होना होगा इधर। तो ये आमने सामने हो गए। अब यहां से धूप की परछाई कहाँ पड़ी, उल्टी साइड, तो अमन के बाएं साइड। तो यहाँ पर बोला गया कि अमन और नीरज जब आमने सामने हो गए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नीरज की दिशा की ओर मुख, किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? तो आमने सामने, तो नीरज का मुंह क्या है, इधर की दिशा में है, नॉर्थ साइड की, तो उत्तर की दिशा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, ए और बी सी के बच्चे हैं। तो सी के बच्चे हैं ए और बी। तो ए और बी जो दोनों क्या है, सी के बच्चे हैं। तो ये आपस में क्या है, अब जो भी हो क्या है, दोनों भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या दोनों बहन हो सकती हैं, अब ये पता नहीं है। सी के बच्चे, यदि सी ए का पिता है, अब जो सी है वो ए का पिता है, ठीक है, तो ए का पिता है सी, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। लेकिन बी जो है वो सी का क्या है, पुत्र नहीं है। तो बी और सी का क्या संबंध है, और बी और सी का हमें बताने की संबंध क्या है। अब देखिए जब ये पता है कि ए और बी सी के बच्चे हैं, तो ए और बी दोनों में आपस में क्या है, भाई बहन, या दोनों भाई या बहनों का रिश्ता है। ठीक है, और अब जब है, और ये तो इसका पुत्र है, इसका मतलब ये भी पुत्र है। अब पुत्र जब बोल रहा है पुत्र नहीं, तो इसका मतलब पुत्री तो हो ही सकती है। इसलिए जो सी और बी है, ये आपस में पुत्री और पिता का संबंध होगा। तो सी की पुत्री है बी, तो बी पुत्र अगर नहीं है तो पुत्री हो सकती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पुत्री एवं पिता का संबंध होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक्स ने वाई का परिचय एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे, तो एक्स बोल रहा है वाई के लिए कि वह मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर का पति है। तो एक्स, जो वाई है वो एक्स से किस प्रकार से संबंधित है? तो अब देखिए एक्स ने वाई से परिचय देते हुए कि वह मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर, मतलब वह मेरे दादा ही बोल सकते हैं आप। पिता के पिता दादा हो गए, तो दादा की ग्रैंड डॉटर है। तो दादा की ग्रैंड डॉटर आपकी क्या हो गई, नातनी अपने आप ही हो गई। तो मतलब जो है एक्स है, तो एक्स की जो, एक्स बोल रहा है वाई के लिए, तो एक्स की जो जो एक्स के पिता की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये इसी क्या हुई, बहनी हो गई। ठीक है, तो ये इसकी बहन हो गई। और
वाई क्या है, वो बोला पति है, तो वाई क्या है, उसके बहन का पति हो गया। तो ये एक्स और वाई में आपस में क्या संबंध हो जाएगा, तो ये तो साले हो गए, तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर एक सीरीज है और इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीजों पे फोकस है। देखिए 6, 5, 7, ये बीच में उसने क्वेश्चन क्या वैसी डाल रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 है, तो 6 के बाद देखो यहाँ पर 5, 6, 7, 12, 10, यहाँ पर कुछ पता नहीं है, और 14 और 144। अगर आप 6 को देखोगे तो 6 का गुणा दो दो बार करो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब फिर एक छोड़ के 12 आया, फिर 12 का गुणा आप दो में एक जोड़ दो तो 12 गुणा 3 कर दो, तो 12 गुणा 3, तो 12 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। अब एक छोड़ के फिर 36 का गुणा 3 के साथ एक जोड़ के, तो 3 गुणा 3 प्लस 1 4, तो 36 चक्को हो जाएगा 144। तो इस तरीके से सीरीज बन रही, एक छोड़ के गुणा हो रहा है एक एक प्लस होके। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36 चक्को 140, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 98 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सी आकृति लड़का, खिलाड़ी व छात्र के बीच सही संबंध दिखाता है। अब यहाँ पर देखना है कि लड़का, खिलाड़ी और छात्र। देखिए अब जो लड़का है वो खिलाड़ी भी हो सकता है और लड़का छात्र भी हो सकता है। अगर बात करें खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी लड़का भी हो सकता है और खिलाड़ी छात्र भी हो ही सकता है, और जो छात्र है वो भी लड़का और खिलाड़ी दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है, कॉमन है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये वाला सी वाला ऑप्शन है, कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या है, आपका लड़का है, ये आपके पास खिलाड़ी हो गया, और ये आपके पास स्टूडेंट छात्र हो गया। ठीक है, तो जो लड़का है वो खिलाड़ी भी हो सकता है और साथ साथ में ही स्टूडेंट भी हो सकता है। जो आपके पास खिलाड़ी है वो लड़का भी हो सकता है और साथ साथ छात्र भी हो सकता है। और जो छात्र है आपके पास ये एस वाला, ये लड़का भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो ही सकता है। तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। अब यहाँ पर क्या है, डाइस वाला क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर दो पासे आपके पास, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं और आपको बताना है कि जो 3 वाला नंबर है इसके विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो देखिए पासे आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पासा होता है, सामान्य पासा, और एक होता है विशिष्ट पासा। जब भी आप पासों के क्वेश्चनों को करें सोल्व तो दो प्रकार के पासे होते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सामान्य पासा क्या होता है कि अगर जिसके दो निकट की सतह होती है, जैसे निकट की सतह ये हो गई 3 और 5 या 2 और 4, अगर सामान्य पासे की जो दो निकटवर्ती सतह होती है उसका जो योग होता है वो होता है 7। जैसे अगर 2 व 4 का योग 7 होता तो ये सामान्य पास था। या 3 और 5, अगर दो की यहाँ 4 की जगह 5 होता तो 2 और 5 7 होता, या 3 इधर 4 होता तो 3 4 7, तो ये आपका सामान्य पास था। विशिष्ट पासा क्या होता है, विशिष्ट पासे में जो आप मानक पासा जिसको बोलते हैं, मानक पासा, मानक पासा, एक तो सामान्य पासा हो गया, एक मानक पासा हो गया, जिसमें दो विपरीत, जो उल्टी सतह होती हैं, विपरीत सतह जो आपस में दिखाई नहीं देती है, जैसे 5 के नीचे धरातल में होगी, 2 का यहाँ पे 2 है तो इसके जो यहाँ पीछे इधर पीछे होगी, कहाँ पीछे, लगभग यहाँ पीछे। ठीक है, तो जो सतह है, तो दो विपरीत सतह का जो योग है, अगर वो योग 7 होता है, तो दो विपरीत सतह का योग अगर 7 है तो वो मानक पासा है, और दो निकट वाले सतह का योग अगर 7 है तो वो आपका सामान्य पास है। तो यहाँ पर अगर देखें, देखो निकटवर्ती सतह तो हमें दिख ही रही है, जैसे 2 और 4 और 3 और 5। अब इन दोनों का योग क्या है, 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा तो नहीं है, इसका मतलब मानक पासा होगा। अब जब मानक पासा है तो पूछ रहा है मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, अब देखो ये मानक पास है तो 3 के विपरीत सत्ता क्या होगी, तो दोनों को मिलके क्या होना जो होगा, 7 होना होगा, जोड़ दो 3 + 4 बराबर 7 होगा, तभी 7 होगा जब उसके विपरीत उसकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो इसलिए
बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 100 का यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 के विपरीत प्लेन में क्या होगा, 4 वाली संख्या होगी। तो दोस्तों ये हो गया उत्तराखंड जो पुलिस प्रैक्टिस जो मॉडल पेपर आप बोलेंगे 2022 के लिए। तो 100 क्वेश्चन हो गए। आपका कितना स्कोर रहा है इस मॉडल पेपर में, तो 100 में से आपकी कितना पूर्णांक आया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। 100 में से आपके कितने नंबर यहाँ पर आए हैं। और अगर दोस्तों आपको उत्तराखंड पुलिस के लिए मॉडल पेपर चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप डायरेक्ट जा सकते हैं jardhari-classes.in की वेबसाइट में, और वहां से भी आप इस मॉडल पेपर को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।